बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एपोप्टोसिस स्टार्ट करते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब है फॉलिंग ऑफ या डिक्रीज, यानी कि ये एक सेल डेथ मैकेनिज्म है। इसके साथ क्या होंगे, सेल के नंबर्स और साइज डिक्रीज होंगे। अब निक्रोसिस जो था वो एक सडन और एक्सीडेंटल मैकेनिज्म था। ये जो होता है ना, ये एक इंस्टॉल्ड सिस्टम होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसको कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में एक फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म है, सही है, नॉर्मल मैकेनिज्म है। दूसरा, ये एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इसकी ज़रूरत आ जाती है तो हमारी जीन इसको ऑन कर देती है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो हमारी जीन इसको ऑफ कर देते हैं। ये प्रोसेस तब नहीं होता। इस रेगुलेशन में क्या होता है कि ये वो सेल जिसका डेथ होना लाजिमी होता है ना, जिसका एलिमिनेशन लाजिम होता है, वो क्या कर देते हैं कि वो डिफरेंट इंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, सही है। और वो इंजाइम्स जाकर क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स और डीएनए जो होता है उनको डैमेज करेंगे। प्रोटीन में जो न्यूक्लियर प्रोटीन और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन दोनों को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे और इसको बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। फिर इसकी थोड़ा फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये हमेशा इंटैक्ट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटैक्ट होने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं ना, जब ये एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, कोई भी कंटेंट बाहर लीक नहीं करता, और अगर लीक भी करते हैं वो बहुत निग्लिजिबल होंगे। लेकिन इस सेल की मेम्ब्रेन्स क्या हो जाता है, ये एक इस तरह फोल्ड्स बनाते हैं जो कि ब्लिब्स बनाते हैं, डिफरेंट वेक्यूल्स या वेजिकल जैसे बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन थे, यहाँ पर इसने इस तरह वेजिकल शेप्ड बना दिए। फिर आगे क्या होता है, तीन चेंजेस आ जाते हैं। तीन चेंजेस में नंबर वन क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेकअप होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कितना अच्छी तरह न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह डिस्टॉर्टेड है, यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिस्टॉर्टेड है। दूसरा, इसकी जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में वो भी ब्रेक अपार्ट हो जाता है, सही है। और जो ऑर्गेनेल्स होती है वो आकर ब्लिब्स में आ जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इस ब्लिब्स में है, यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ पार्ट है। इन्हीं ब्लिब्स या इन्हीं वेसिकल्स में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, सही है। अब आगे ये ब्लिब्स जो होते हैं इस तरह जुदा हो जाते हैं, यहाँ पर ये हो गए हैं, सही है। और इसी के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, और इनको फिर हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। और इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्टिल फंक्शनल होते हैं, सही है। लेकिन ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती है ये पेगोसाइटिस हाईली एडेबल होते हैं, मतलब हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ना वो इनको अच्छी तरह पेगोसाइटोज कर सकते हैं बाय फेगोसाइट्स विदाउट काजिंग इन्फ्लेमेशन। जाहिर बात है यहाँ पर सेल के अंदर की कंटेंट्स रिलीज नहीं होती या बहुत निग्लिजिबल रिलीज होते हैं, जो कि वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स की इन्वाइटेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर कोई किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन काज नहीं होती। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज है ये बाहर आकर पेगोसाइट इसको क्या कर देते हैं, पेगोसाइटोज कर देते हैं, निगल लेते हैं और बात ख़त्म कर लेता है। अब काजेज ऑफ एपोप्टोसिस, निक्रोसिस की जो काजेज थी वो हमेशा पैथोलॉजिकल होती थी, एबनॉर्मल कंडीशन में होती थी, सही है। जबकि एपोप्टोसिस की जो काजेज होंगे वो फिजियोलॉजिकल भी होंगी, यानी कि हमारी सिस्टम के लिए मुफीद भी होंगे, नॉर्मल बॉडी के लिए अच्छे रहेंगे, और पैथोलॉजिकल दोनों होंगी। इन दोनों को अलग अलग डिस्कस किया है। पहले क्या कहते हैं ना कि एपोप्टोसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि इससे हम क्या कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं हार्मफुल सेल्स को जो नुकसानदेह होते हैं, और जो सेल्स एक्सपायर्ड हो, यानी कि इसकी जो मुफीद होने वाले टाइम हो इसने गुजरे हो, आउटलाइन यूजफुलनेस। अब फिजियोलॉजिकल पर आते से है, तो फिजियोलॉजिकल में इन्होंने मैकेनिज्म और कंडीशन टेबल्स में भी एक्सप्लेन किया, इस तरह पैथोलॉजिकल की और ग्राफ में भी, इसमें हम दोनों कवर करेंगे, सही है। पहला क्या कहते हैं ना कि एपोप्टोसिस का खास तब आता है जब एक ग्रोथ फैक्टर की लॉस हो जाए। जब ग्रोथ फैक्टर की लॉस हो जाता है तो क्या क्या होता है कि ये ग्रोथ फैक्टर सिग्नल देता था सेल की डिवीजन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये लॉस हुआ तो ये दोनों नहीं होंगे। ये कौन कौन सी कंडीशन में होते हैं, एक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, क्योंकि उस टाइम हम कुछ सेल्स को मार देते हैं ताकि न्यू सेल्स हम उसकी थ्रू रिप्लेस करें, तो मारने के लिए हम पहले क्या कर देते हैं, एपोप्टोटिक पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा, जब एक सेल में हाईली डिवाइडिंग एबिलिटी आ जाती है, बुक में लफ्ज़ यूज़ किया है टर्नओवर प्रोलिफरेटिव टिश्यूज़। ये कब कहाँ पर होता है, एक ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में होता है, सही है। और दूसरा इम्यूनिटी में, यानी कि लिम्फोसाइट्स जब मेच्योर होती है बोन मेरो में और थाइमस में, वहाँ पर हम बहुत सारे अनवांटेड लिम्फोसाइट्स को मार देते हैं और जो रहने के काबिल होते हैं, बॉडी के लिए मुफीद होते हैं, उनको छोड़ देते हैं।
दूसरे नंबर पर क्या होता है कि हार्मोन के लेवल को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इससे भी सिग्नल्स रिड्यूस हो जाते हैं सेल डिवीजन की, सेल की ग्रोथ की, और क्या हो जाता है, वो सेल ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता तो एंडोमेट्रियम की ज़रूरत नहीं रहती और उसको डिजेनरेट कर देते हैं। सही है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। तीसरा सर्वाइवल सिग्नल। सर्वाइवल सिग्नल से क्या मुराद है कि जब कहीं पर इन्फ्लेमेशन होते हैं या इम्यून रिस्पांस होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल लाइक लिम्फोसाइट्स वगैरह हम इन्वाइट कर देते हैं, वाइट ब्लड सेल। जब इन इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पांस की एंड होगा तो उन लिम्फोसाइट्स को हम डिक्रीज करेंगे। तो इसके लिए जो सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं, साइटोकाइंस या हो गई या इस तरह ल्यूकोट्रिन्स वगैरह, वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन। अब एपोप्टोसिस की दो मेन मैकेनिज्म पाथवे है, एक को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कहते हैं, दूसरे को डेथ रिसेप्टर पाथवे से है। ये उस दोनों को एक्टिवेट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को एलिमिनेट करते हैं। जिस तरह सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट से मुराद जो ऑटो इम्यून डिजीज काज करते हैं, हमारे बॉडी की हीट टिश्यूज पर एक्शन कर देते हैं। अब ये हो गया। अब आ जाते हैं हम पैथोलॉजिकल कंडीशन पर। इसमें मैकेनिज्म में एक होते हैं जिसको बोलते हैं BH3 ओनली सेंसर्स। ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। सही है, ये हम मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे। ये प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जो एपोप्टोसिस काज करते हैं वो प्रोटीन। इसमें इंजाइम्स है केस्पेसिस। सही है, ये किस कंडीशन में होते हैं, जब हमारे पास DNA डैमेज हो गया ट्रॉमा की वजह से या रेडिएशन किसी भी चीज़ की वजह से, या कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन गई। सही है, उस कंडीशन में ये होता है। दूसरा वायरल प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे की एक्टिवेशन कर देते हैं। और ये कौन से कंडीशन में होते हैं, जाहिर बात है इन्फेक्शन कंडीशन में होते हैं, जब वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, लेकिन स्पेशली वायरस। तीसरा क्या होता है कि डायरेक्ट जो साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स होती है उनकी एक्टिवेशन हो जाती है। सही, ये भी क्या कर देते हैं कि स्पेसिस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं और वो जाकर सेल्स को डायरेक्टली मार देते हैं। और इसके ये कि ये भी इन्फेक्शन में होते हैं, वायरल वगैरह के इन्फेक्शन में। और एक और बात, पहले ये जो डैमेज DNA होते हैं या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, हमारे बॉडी पहले देख लेते हैं। अगर ये रिपेयरेबल हो फिर इसको नहीं मारती, इसको एलिमिनेट नहीं करती। जब ये दोनों एक ऐसे कंडीशन में प्रोटीन्स और DNA के वो रिपेयर के काबिल नहीं होते हैं, तब ये जो पाथवे होते हैं ये जाकर क्या करते हैं, उसकी एलिमिनेशन कर देता है, उसके एपोप्टोसिस कर देता है। अब हमने जो है ना यहाँ तक पढ़ा। सही है, यहाँ तक इन टेबल्स के साथ यहाँ से काज़ ऑफ एपोप्टोसिस।